रिचा धीमान, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की मुख्य हेडलाइंस के साथ। रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा एक दूसरे के साथ हमारा संपर्क ऐतिहासिक रहा। शुभकरण की बहन को मिली नौकरी, बठिंडा में पंजाब पुलिस की ज्वाइन की। मेडिकल के बाद हुई ज्वाइनिंग, परिवार ने पंजाब सरकार का किया शुक्रिया अदा। कपूरथला में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की मौत। मॉडर्न जेल में देर रात हुई गोलीबारी, अपने ही सर्विस राइफल से मारी गोली। बताया जा रहा है कि मृतक किसी निजी कारणों से परेशान था। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने चंडीगढ़ में की प्रेस वार्ता। विधानसभा चुनाव में गठबंधन का किया ऐलान, तीसरी बार साथ आ रहे दोनों दल। तीसरी बार इनेलो और बीएसपी ने गठबंधन का किया ऐलान, तीसरी बार साथ आ रहे हैं दोनों दल। रूस यूक्रेन युद्ध में तैनात हर्ष की वापसी की जगी उम्मीद। परिवारजनों ने पीएम मोदी का जताया आभार। अब खबरें विस्तार से। बीएसपी और इनेलो की चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता हुई। हरियाणा विधानसभा में चुनाव में गठबंधन का उन्होंने ऐलान किया है। बीएसपी इनेलो ने गठबंधन का ऐलान किया, तीसरी बार साथ आए बीएसपी और इनेलो। अभय चौटाला गठबंधन के नेता बने। 37 सीटों पर बसपा लड़ेगी चुनाव। इनेलो 53 पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट भी किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर पहला राजनीतिक गठबंधन हो गया है। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी दोनों साथ आ गई हैं। हरियाणा की 90 सीटों में से बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभय चौटाला गठबंधन के नेता होंगे। आपको बता दें, चंडीगढ़ में बीएसपी और इनेलो की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें हरियाणा विधानसभा में चुनाव में उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया है और अब 90 सीटों पर बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तीसरी बार साथ आए हैं बीएसपी और इनेलो। अभय चौटाला गठबंधन के नेता बने हैं। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रही हैं। 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी और इसके साथ ही इनेलो 53 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, चुनाव लड़ेगी। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है और ये साझा किया है, ये खबर साझा की है। आपको बता दें, चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता हुई थी, जहां पर बीएसपी और इनेलो में विधानसभा चुनाव में गठबंधन का ऐलान किया है और उस गठबंधन के नेता होंगे अभय चौटाला। ये तीसरी बार है जो दोनों एक बार फिर से तीसरी बार साथ में आए हैं और इस गठबंधन के नेता अभय चौटाला बने हैं। इस दौरान बीएसपी जो है 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इनेलो जो है वो 53 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो हमारा एक कॉमन मैनिफेस्टो है, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी दोनों पार्टियों को मिलकर के प्रदेश के प्रति किस किस्म की सोच है, कैसे प्रदेश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, किस तरह से लोगों को सुविधाओं से लाभान्वित करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, इस भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति की नौकरी जो बैकलॉग था, उसको बढ़ने की बजाय किसी न किसी तरीके से
उनको उस नौकरियों से वंचित रखने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले 80 वर्ग की जो जितनी लंबित 1 लाख की जो नौकरियां, आपको बता दें कि बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हो गया है चुनावों को लेकर। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ नवीन सेठी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नवीन, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तीसरी बार ऐसा हुआ है कि बीएसपी और इनेलो एक बार फिर से गठबंधन में आने का उन्होंने ऐलान किया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में राजनीतिक गतिविधियां जो है वो काफी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में अभी इनेलो और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज गठबंधन का ऐलान किया गया है। न केवल गठबंधन का ऐलान किया गया है, साथ ही सीट शेयर को लेकर भी जो है फाइनल कर दिया गया है कि कितनी सीटों पे बसपा लड़ेगी और कितनी सीटों पे इनेलो लड़ेगी। तो जानकारी दी गई है कि 33 सीटों पे बसपा चुनाव लड़ेगी और बाकी जो तमाम सीटें हैं वहां पर इनेलो चुनाव जो है वो अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हरियाणा की जो बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर, उनके साथ भी हम संपर्क करेंगे। अगर वो भी हमारे साथ गठबंधन में जुड़ना चाहेंगे तो उनका भी वेलकम किया जाएगा, उनको भी जोड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में गठबंधन जो है वो होना वाजिब सी बात है। क्योंकि बात करें इनेलो की, क्योंकि उनका लोकसभा की बात करें, वोट परसेंटेज काफी उनका कम हुआ था। ऐसे में ना केवल वो खुद तलाश कर रहे थे कि उनका किसी के साथ गठबंधन हो, लेकिन अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से पहले भी गठबंधन जो है वो तीसरी बार ये गठबंधन हुआ है। पहली 2 बार पूरे तरीके से सफल नहीं रहा था। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस विधानसभा चुनावों में किस तरीके से गठबंधन काम करता है। जी बिल्कुल, जो गठबंधन के नेता हैं अभय चौटाला को बनाया गया है, तो विधानसभा चुनाव में क्या लगता है जो गठबंधन हुआ है बीएसपी और इनेलो का, कितना असर, कितना प्रभाव ये डाल पाएगा? देखिए, आज जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है कि अगर मुख्यमंत्री बनता है उनका गठबंधन का, तो अभय चौटाला जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। और साथ ही क्योंकि बीएसपी की तरफ से अनंत कुमार और आकाश आनंद जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। जाहिर सी बात है, उनका ये कहना था कि हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा की तरफ से 10 साल और पहले कांग्रेस की तरफ से 10 साल जो है लोगों पर उनका कहना था कि राज किया गया है, हम आम लोगों की बात करेंगे। लेकिन चाहे मुद्दों की बात हो, चाहे उन्होंने पानी के मुद्दे की बात की हो, किसानों की बात की हो, तमाम मुद्दे उन्होंने जरूर गिनाए हैं। लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा, फिलहाल विधानसभा चुनावों में देखने वाली बात रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन सेठी आपका, ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अब बढ़ते हैं आगे। नीट मामले की सुनवाई टली है। नीट पेपर लीक मामले में 18 जुलाई को सुनवाई होगी। मामले से जुड़ी 43 याचिकाएं कोर्ट में लिस्टेड हैं। नीट मामले की सुनवाई आज टाल दी गई है। अब इस मामले पर सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी। इस मामले से जुड़ी 43 याचिकाएं कोर्ट में लिस्टेड है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बीते दिन केंद्र सरकार ने मामले पर अपना हल्फनामा दायर किया और हल्फनामे में बताया कि पेपर लीक बहुत कम लेवल पर हुई है, इस कारण दोबारा परीक्षा आयोजित करना सही नहीं है। आपको बता दें कि नीट मामले की सुनवाई टली है और ये सुनवाई जो है अब 18 जुलाई को होनी है। 18 जुलाई को नीट मामले पर सुनवाई होगी और मामले से जुड़ी 43 याचिकाएं कोर्ट में लिस्टेड हैं। नीट मामले की सुनवाई आज चली है और ऐसे में आपको बता दें, उनका ये भी कहना है कि पेपर लीक बहुत ही कम लेवल पर हुई है, जो याचिका में उन्होंने बताया है, इस कारण दोबारा परीक्षा आयोजित करना भी सही नहीं है। मामले से जुड़ी 43 जो याचिकाएं हैं वो लिस्टेड हैं और 18 जुलाई को पेपर लीक मामले में दोबारा सुनवाई होनी है और मामले से जुड़ी 43 याचिकाएं कोर्ट में लिस्टेड है। नीट मामले की सुनवाई टली है। आपको बता दें कि अब नीट पेपर लीक मामले में 18 जुलाई को सुनवाई होनी है और मामले से जुड़ी 43 याचिकाएं कोर्ट में लिस्टेड हैं।
ये बड़ी खबर है। नीट मामले की सुनवाई टली है। जो सुनवाई आज होनी थी वो 18 जुलाई को सुनवाई होगी। मानेसर में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित किया। स्वामित्व स्कीम के तहत प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उन्होंने वितरित किए हैं, वो वितरित कर रहे हैं। मानेसर में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित भी किया और स्वामित्व स्कीम के तहत प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वितरित भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार जो है लोकसभा चुनावों के बाद काफी एक्शन मोड में नजर आई है, तो उन्होंने काफी घोषणाएं की हैं। तो ऐसे में स्वामित्व स्कीम के तहत प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हरियाणा के मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, वो वितरित कर रहे हैं। मानेसर पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी वितरित कर रहे हैं। आपको बता दें हरियाणा सरकार जो है, जो नायब सिंह सैनी हैं, वो आम जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर रही हैं और ऐसे में जगह जगह जाकर लोगों को योजनाओं का भी लाभ पहुंचा रहे हैं। तो आज मानेसर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और स्वामित्व स्कीम के तहत प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी वितरित कर रहे हैं। ये आपको बता दें सीएम सैनी ने आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मानेसर में पहुंचे और वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है या क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। भिवानी से जुड़े जेपी दलाल जी, हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी, चरखी दादरी से हमारे मंत्री विशंबर सिंह जी, किरण चौधरी जी, फतेहाबाद से हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, दूड़ाराम जी, लक्ष्मण नापा जी और हमारे हिसार से कमल गुप्ता जी, रणवीर गंगवा जी, भव्य बिश्नोई जी, जज्जर से हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी, जींद से कृष्णलाल मीणा जी, कैथल से सीमा त्रिखा जी, कमलेश डांडा जी पूर्व मंत्री, लीलाराम जी, करनाल से हमारे हरविंदर कल्याण जी, राम कुमार कश्यप जी, कुरुक्षेत्रा से अभय सिंह यादव जी और महेंद्रगढ़ से ओम प्रकाश यादव जी, मेवात से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, पंचकुला से हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी, मूलचंद शर्मा जी, पानीपत से प्रमोद कौशिक जी, रेवाड़ी से हमारे सीताराम जी और रोहतक से कृष्णलाल पुहार जी, सिरसा से हमारे रणजीत चौटाला जी, गोपाल कांडा जी, पलवल से हमारे दीपक मंगला जी, सोनीपत से हमारे मोहनलाल बड़ौली जी, यमुनानगर से कंवरपाल जी और घनश्याम दास अरोड़ा जी। और आज उपस्थित आज इस स्वामित्व मुख्यमंत्री शहरी योजना के पात्र सभी हमारे हरियाणा प्रदेश के हर कोने से जुड़े सभी भाइयों और बहनों, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत, आप सबका धन्यवाद करता हूं। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मुझे आज खुशी हो रही है, जैसा बताया भी गया है कि ये लंबे समय से लोग इस बात को लेकर के पीड़ित थे, लाल डोरा की समस्या को लेकर के, या लंबे समय से शहरी क्षेत्र में जो लोग दुकान के ऊपर बैठे थे वो उनका मालिकाना हक नहीं था और कहीं तो लिटिगेशन के अंदर थे, कोर्ट के अंदर केस चल रहे थे और इस कारण से लोगों के अंदर इस बात का भय रहता था, भाई कभी हमारे पास से कभी छूट ना जाए
और उसको लेकर के एक भय का वातावरण लोगों के अंदर बना हुआ था। और जो हम लाल डोरा की जमीन की गांव के अंदर बात करते हैं, लाल डोरा के अंदर वहां पर भी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं था, ना तो वो उसके ऊपर उसके पास रजिस्ट्री थी और ना वो बैंक में उसको रख करके कुछ पैसा ले सकता था और ना ही। कपूरथला में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। मॉडर्न जेल में देर रात गोलीबारी हुई। अपनी ही सर्विस राइफल से उन्होंने गोली मारी। बताया जा रहा है कि मृतक निजी कारणों से परेशान था और बीएनएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपा गया है। आपको बता दें कि मृतक जो है वो निजी कारणों से परेशान था और बीएनएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को भी सौंप दिया है। सीआरपीएफ कपूरथला में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की मौत का मामला सामने आया है। मॉडर्न जेल में जवान की डेड बॉडी आई सी, जिहदा कि यह क्लेम किया गया कि उन्हें सुसाइड की है। उसका पोस्टमार्टम करवा दिता गया बोर्ड के मैंबरों द्वारा और वो पाया गया कि हाँ उन्होंने गन शॉट इंजरी है। ये जी असीं सेंट्रल जेल हैंड ओवर कर दी गई जी उन्होंने डेड बॉडी। शुभकरण की बहन को मिली नौकरी। बठिंडा में पंजाब पुलिस ज्वाइन की। मेडिकल के बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई है। परिवार ने पंजाब सरकार का शुक्रिया अदा किया। परिवार ने इसके साथ न्याय की मांग भी की। हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। आपको बता दें कि खनौरी बॉर्डर और किसान आंदोलन 2 के चलते शहीद हुए गांव बल्लभों के शुभकरण सिंह की बहन गुरप्रीत कौर बठिंडा में पुलिस सेवा में शामिल हो गई है। परिवार ने पंजाब सरकार को धन्यवाद देते हुए शुभकरण सिंह के लिए न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब सरकार ने शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और शुभकरण की बहन गुरप्रीत कौर को ज्वाइनिंग लेटर भी दिया था और उसके बाद आज जो है शुभकरण की बहन ने ज्वाइनिंग कर ली है। पंजाब पुलिस में मेडिकल के बाद ये ज्वाइनिंग की है। तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं आपसे। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बठिंडा में पंजाब पुलिस ज्वाइन की है। शुभकरण की बहन की मेडिकल के बाद ये ज्वाइनिंग हुई है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। हाँ जी, अज बेटी ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਡਿਊਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ। अमृतसर के एलिवेटेड रोड पर हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। मोटरसाइकिल चालक को गंभीर चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक तेज रफ्तार कार ने रास्ते से जा रहे दंपति को अनियंत्रित बुलेट से टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ਹੁਣ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 2 ਸਪੀਡ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ। ਵੀਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਜੀ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਸੱਟਾਂ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਬੋਲ ਚਾਲਦੇ ਆ, ਲੱਤ ਤੇ ਚੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ 3 ਜਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ।
ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई बनती ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। अब रुक करेंगे हरियाणा का। हिसार के हांसी में स्थित सैनी हीरो मोटर्स के संचालक और जेजेपी पार्टी के नेता रविंद्र सैनी की बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों द्वारा रविंद्र सैनी पर 4 राउंड फायर किए गए, जिनमें 3 गोलियां रविंद्र सैनी को लगी। गोली लगने के बाद रविंद्र को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के बयान को दर्ज करके पोस्टमार्टम किया जाएगा और सूचना मिलने पर व्यापारी नेता पर गोली चलाए जाने पर डीएसपी धीरज कुमार और थाना प्रभारी जगजीत और सीआईए की टीम भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच कर रही है पुलिस। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रविंद्र सैनी जो हीरो मोटर्स का संचालक था और जेजेपी में भी वो थे, एक नेता के रूप में वो वहां पर थे, तो ऐसे में बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया और पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। थे जी, एक बाइक पर था, 2 वैसे थे, दोनों के पास था असला, तो नीचे थे। अच्छा, मैं थोड़ा दूरी पे था जी, 7-8 मीटर की दूरी पे। कोक कर ली थी, फायर खोलने की कोशिश की, इतनी देर में निकल गए। साइड में एक रेडी वाला था, वो आगे खड़ा, मैं उसको बोला भाई साइड में हो थोड़ा, वो साइड में हो, इतनी देर में वो निकल गए। कि प्रशासन को तुरंत हिसाब से संज्ञान लेके ये रविंदर भाई के जो हत्यारे हैं इनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी चाहिए, और गिरफ्तारी नहीं मिलते इनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि अगले किसी बदमाश की हिम्मत ही ना पड़े। देखिए, बहुत दुखद है। आप देख रहे हैं कि सारे शहर में एक शोक की लहर फैल गई, मगर बहुत जल्दी अभी एसपी साहब आए थे, उनको सख्त डायरेक्शन दी है कि रातों रात भी जो भी मुलजिम हैं रातों रात पकड़े जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सबको विश्वास दिलाता हूं कि फौरी तौर पे जो भी इसमें दोषी हैं जल्दी गिरफ्तार होंगे। हाँ, वो सारी बात तो जांच का विषय है कि कहाँ गनमैन था, कहाँ गोली चली, तो सभी अभी रात रात को सारी जांच हो जाएगी। जो भी आएगी वो सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में पीएम मोदी की बैठक समाप्त हो गई है। पीएम मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक थी, जो अब समाप्त हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद रहीं। बजट को लेकर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से लिए गए हैं सुझाव। 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर ये बैठक थी। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद रही और बजट को लेकर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से सुझाव लिए गए हैं। 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर ये बैठक हुई थी, जो अब समाप्त हो गई है। दिल्ली में पीएम मोदी की बैठक समाप्त हो गई है। पीएम मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक समाप्त हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद रही और बजट को लेकर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से सुझाव लिए गए। जो 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर ये बैठक थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इस बैठक में अर्थशास्त्रियों से सुझाव लिए गए हैं और 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर ये बैठक रखी गई थी। आपको बता दें, दिल्ली में पीएम मोदी की बैठक समाप्त हो चुकी है और पीएम मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ ये बैठक थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद रहीं। बजट को लेकर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से सुझाव लिए गए हैं। जो 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा की गई इस बैठक में,
और अर्थशास्त्रियों से भी सुझाव लिए गए और इस बैठक में निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रही हैं और दिग्गज अर्थशास्त्रियों से बजट को लेकर भी कई सुझाव लिए गए हैं। जो 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर ये बैठक की गई, जो अब दिल्ली में पीएम मोदी की बैठक जो है वो समाप्त हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही और बजट को लेकर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से कई सुझाव लिए गए। जो 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर ये बैठक की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।